अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त लीगल टीम बुला लिया है आपके गवर्नर साहब ने कि ये जो समरी वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से असम्बली को तहलील करने के हवाले से आई है, इस पर गवर्नर साहब अप्रूवल दें या क्यूरी करें या इसको मुस्तरद करें। देखिए, आइन और क़ानून की जहाँ तक बात है उसमें यह है कि एक इलेक्टेड वज़ीर आला जो क़ानूनी और आइनी वज़ीर आला हो, उस वज़ीर आला की अगर एडवाइस है तो यकीनन आइन और क़ानून ये कहता है कि 48 घंटे सिर्फ रोक सकते हैं गवर्नर साहब, वरना अल्टीमेटली असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सिचुएशन दूसरी है और मैं पहला एक आपको कॉज दे चुका था कि आया वज़ीर आला परवेज़ इलाही किन बुनियादों पर असम्बली तोड़ रहे हैं, कौन से ऐसे हालात हैं जिसके ऊपर वज़ीर आला असम्बली तोड़ रहे हैं। क्योंकि 371 अरकान असम्बली का यहाँ इस्तेहकाक है। 371 के लिहाज से एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब हुकूमत, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, अवाम हैं, उनका इस्तेहकाक है। तो चुनांचे वज़ीर आला अगर असम्बली तहलील करना चाहते हैं तो उनके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, वरना इस तरीके से एक आदमी जो यकीनन 371 में से अक्सरियत इलेक्टेड वज़ीर आज़म का इलेक्टेड वज़ीर आला का इख्तियार रखता है, वो एडवाइस कर सकता है। और क़ानून ये कहता है कि 48 घंटे के अंदर गवर्नर जो है उसको अप्रूव करें या वो अल्टीमेटली असम्बली टूट जाएगी। लेकिन यहाँ एक सिचुएशन तो मैंने बताया था कि जी उसको ये जस्टिफाई यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वज़ीर आला कई दफ़ा मीडिया पे कह चुके हैं कि मेरा सूबा बहुत ही पुरअमन है, मेरा सूबा तरक्की कर रहा है, मेरे सूबे में डेवलपमेंट वर्ड्स हैं, मेरे सूबे में अवामी मसाइल हल हो रहे हैं और मेरा सूबा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से इस वक्त बेहतर है और मेरा सूबा आइन के मुताबिक चलाया जा रहा है। जब आपकी ये स्टेटमेंट हो तो फिर जाहिर है कि ये सवाल पैदा होता है कि असम्बली आप क्यों तहलील कर रहे हैं। क्या आप असम्बली तहलील करके किसी को बेनिफिट देना चाहते हैं, आपका मैलिफाइड इंटेंशन है, ये देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह का यही एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट चली गई है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, और जाना है सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, और या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले, तो ये जवाज़ तो वहाँ सवाल उठेगा कि वज़ीर आला क्यों असम्बली तोड़ना चाहते। एक तो मैंने आपको पहले वीलॉग में ये बताया था। आज मैं आपको अभी जो वीलॉग कर रहा हूँ उसमें मैं आपको एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ता आपके सामने रख रहा हूँ, और उस कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर सवाल ये होता है कि क्या परवेज़ इलाही मौजूदा इलेक्टेड असम्बली को डिज़ोल्व करने का अहल है, मजाज है, इख्तियार है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्टेड वज़ीर आला जो किसी भी सूबे का होगा, वो एडवाइस करे अगर गवर्नर को कि असम्बली तोड़ दें, तो गवर्नर पाबंद है 48 घंटे के अंदर कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर दे। यही हुक्म वज़ीर आज़म और सदर के हवाले से है कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म अगर सदर को ये एडवाइस करें कि असम्बली तोड़ दें तो सदर पाबंद है असम्बली तोड़ दें। लेकिन ये इख्तियार सदर को भी है, ये इख्तियार गवर्नर को भी है कि वो क्यूरी कर सकता है, लेकिन 48 घंटा के बाद वो खुद ब खुद असम्बली टूट जाती है। फिर जुमला है एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म। अब आइए कि क्या परवेज़ इलाही एक इलेक्टेड वज़ीर आला है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे हटूँगा और पीछे हट के मैं जाऊँगा बुज़दार साहब की इस्तीफ़े पर। जब बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा दिया गया तो आपको याद होगा कि उसके बाद पंजाब इस असम्बली में एक इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो आपके एक काउंटिंग वोट होता है वो हासिल करना होता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट वो काउंटिंग को वोट हासिल ना कर सके तो फिर उस वक्त जितने भी मेंबर्स पर मौजूद होते हैं उनकी जो अक्सरियत तादाद होती है वो उससे वो वज़ीर आला बन जाते हैं। तो आपको पता है कि उस सिलसिले में जनाब
जो आपके हमज़ा साहब थे वो और परवेज़ इलाही के दरमियान इलेक्शन हुआ था और हमज़ा साहब को अक्सरियती वोट मिल गया था, यानी वो सेकंड टर्म में पंजाब के इलेक्शन में अक्सरियती वोट, मेरा ख्याल है 179 शायद वोट था उनको मिल गया था, जिसकी बुनियाद पर वो वज़ीर आला बन गए। बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा, इलेक्शन में सेकंड टर्म में अक्सरियती वोट जो आइन और क़ानून के मुताबिक है, हमज़ा ने मेंबरान का हासिल किया और वो वज़ीर आला बन गए। इस एक्शन को यहाँ चैलेंज किया गया और ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हालांकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था मेरे ख्याल से। बहरहाल ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो है, उन बेंच में 3 रुकनी जो जजेस हैं उसके बारे में सबके बहुत सारे लोग अपने ख्यालात रखते हैं। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, मैं फ़ैसले पे आना चाहता हूँ। और फ़ैसला ये था कि 5 रुकनी बेंच में से अक्सरियत यानी 3 रुकनी बेंच ने ये कहा कि जो अरकान वोट पार्लिमानी पार्टी के पार्लिमानी लीडर के कहने के ख़िलाफ़ डालेंगे वो वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। तो आइन और क़ानून में इसकी कोई जगह नहीं है। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि कोई जुर्म किए बगैर आप किसी को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जुर्म हो जाए, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहक़ाक़ है आपके उनके पार्टी लीडर की रिक्वेस्ट पे वो अमल में आ जाएगा, और यही होता रहा है माजी में। लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि मेंबरान के वोट भी काउंट नहीं होंगे और वो डिस्क्वालीफाई होंगे, जिसके ऊपर 5 में से 2 जजेस ने इस ऑर्डर को री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। 2 जजेस ने, 5 जजेस, 3 जजेस की अक्सरियत से ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हुआ और 2 जजेस ने इसको कहा कि री राइटिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की री राइटिंग है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है 2 जजेस का कि उन्होंने इस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और कहा कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल का के मुतरादिफ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहक़ाक़ नहीं है। यहाँ तक आइए, अब यह हुआ कि इसके बाद इस फैसले के ऊपर क्योंकि ये जो केस था ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर था, तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की बुनियाद पर ये फैसला आया और फिर डिप्टी स्पीकर ने इसको सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को रिव्यू पटिशन किया, यानी चैलेंज किया रिव्यू के बुनियाद पे। तो याद रखें कि आज तक वो रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आज तक उसका कोई फैसला नहीं आ सका। 5 रुकनी जजेस के फैसले के ऊपर यहाँ जो है एक बड़ा लार्जर बेंच या एक फुल कोर्ट रिव्यू देखे, जो अब तक नहीं हो सका। और यहाँ एक और बात भी मैं बता सकूं कि इसी जजमेंट के हवाले से जब 5 रुकनी बेंच बना था और 3 रुकनी इसमें थे, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन, तो पीडीएम की पूरी क़यादत, 75 साल में ऐसा नहीं हुआ, पीडीएम की पूरी क़यादत ने इस जो बेंच था उस पर अदम एतमाद किया था और उन्होंने मुतालबा किया था कि ये मुतालबा था कि अदालत जो है वो फुल कोर्ट बनाए। ये बहुत ही अहम मसला है, चुनांचे फुल कोर्ट नहीं बना और ये फ़ैसला आ गया। तो अब आपको याद होगा कि इस फैसले में जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे वो इरफान कादिर थे और इरफान कादिर साहब ने उस पर आर्गू किया था और बहुत सख्त आर्गू किया था, और यहाँ तक आर्गू था कि ये जो जजेस बैठे थे वो भी उन आर्गू की बुनियाद पर खामोश हो गए थे। लेकिन फिर एकदम हुआ कि जब पीडीएम की पूरी क़यादत ने इस बेंच को नामंजूर किया, अदम एतमाद किया और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट में सुना जाए, चुनांचे उस वक्त इरफान कादिर ने ये कहकर मज़ीद आर्गूमेंट्स बंद कर दिया कि अब मुझे यहाँ पर उस बेंच के सामने खड़े होकर
ये स्टेटमेंट, ये कानूनी इन हक़ाइक़ को सामने लाने का अब जवाज़ नहीं पैदा होता, जबकि पूरी क़यादत जो है PDM की वो इस बेंच पर अदम एतमाद कर चुकी है। चुनांचे उस मौके पे जो है वो हमज़ा साहब के एक बड़े जूनियर वकील थे, उनको इंगेज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जी आप आर्गू करें, और उन्होंने आर्गू किया और उस आर्गू में ज़ाहिर है बहुत ही जूनियर वकील थे तो वो उन नुकात को उठा नहीं सके। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला यही था जो मैंने आपको बताया कि जिसमें दो परवेज़ इलाही को आपके हमज़ा की जो आपकी अपॉइंटमेंट थी उसको फारिग किया गया, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग को चैलेंज किया गया था और उस रूलिंग को उन्होंने इल्लीगल कहा, गलत कहा। चुनांचे उस रूलिंग के बुनियाद पर हमज़ा शहबाज फारिग हुए और बाहुक्म अदालत परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन गए। अब कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि दो तरह की जो है वो वज़ीर आला होते हैं, एक वो जो इलेक्टेड हो, जो लीगल हो, उसको डी ज्यूरो कहते हैं, और एक वो जो किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अदालती हुक्म की बुनियाद पर या किसी और इल्लीगल बुनियाद पर इनफैक्ट वज़ीर आला बनता है, उसको डिफेक्टो वज़ीर आला कहा जाता है। वज़ीर आला तो वो रहता है लेकिन वो डिफेक्टो वज़ीर आला कहा जाता है। तो परवेज़ इलाही अदालत के उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुक्म पर जो ऑलरेडी इस वक्त रिव्यू पे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बारे में दो जजेस ने कहा था कि री राइटिंग ऑफ आपके वो है री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस लिहाज से परवेज़ इलाही मेंबरान की इलेक्शन से नहीं बल्कि अदालत के हुक्म पर जो है वो 3 रुकनी जो बेंच अक्सरियती थी उसके हुक्म पर, जिसको री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, उसकी बुनियाद पर वज़ीर आला बने थे। चुनांचे वो एक डिफेक्टो वज़ीर आला बने चले, और अब सवाल ये है कि डिफेक्टो वज़ीर आला असम्बली तहलील कर रहा है, तो गवर्नर जो कि एक आइनी गवर्नर होता है, आइन पे हलफ उठाया होता है और वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, तो वो एक डिफेक्टो वज़ीर आला के असम्बली तहलील करने को किस तरह पाबंद है कि वो एक डिफेक्टो वज़ीर आला की एडवाइस को अप्रूव करे। चुनांचे कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि गवर्नर को इन नुकात की बुनियाद पर वज़ीर आला के इस एडवाइस को मना कर देना चाहिए, रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, और ये कह देना चाहिए कि आप इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर एक डिफेक्टो वज़ीर आला हैं और आपका ये इस्तेहक़ाक़ नहीं है कि आप जो है वो असम्बली को तहलील कर सकें। ये एक बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता है। अब देखें गवर्नर के पास गया है ये केस, गवर्नर इस पर कौन सा पॉइंट लेते हैं, पहले वाला लेते हैं, दूसरा लेते हैं, लेकिन ये चंद कानूनी बहुत अहम नुकात थे जो मैंने आपके सामने पेश किया। देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है। खुद ही देखने में आ रहा है कि PDM की क़यादतें बटी हुई हैं। कुछ चाहते हैं कि नहीं जी हो गया असम्बली डिज़ोल्व तो इलेक्शन होना चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि नहीं जी ये इल्लीगल एक्ट है, दोबारा रिस्टोर होना चाहिए। तो PDM के अंदर भी इस सिलसिले में नफाक है। देखते हैं कौन सा हिस्सा आगे आता है, आया वो कि नहीं जी जो हो गया वो मिट्टी डालो और इलेक्शन कराओ, या वो जो कहता है नहीं जी ये इल्लीगल है, इस पे आप जो है इसका ये एक्शन गलत है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।